एक बार थोड़ी सांसद साहब तो जानते सांसद जी से अगर इंट्रोडक्शन हो जाए सबकी, हाँ सबकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए तो सांसद जी के साथ दिया ये काम तेरा है पुनिया। हाँ जी, मैं इसीलिए तो किनको नहीं इतना पता होगा जी खोल के ज्योति जागलान है। बिल्कुल बिल्कुल आप बोल दो भाई साहब। एमपी साहब, हाँ अच्छा एमपी साहब नरेंद्र कुंडू दैनिक सवेरा सवाल आज तक क्या राजीव राठी 12-24 खबर फास्ट और जील की बात लोकल। अच्छा 3-4 हैं। राजीव सागर मैक्सिमम जानने की बात इनके पिताजी तो विजय सिंह जी। ज्योति रोहिला स्टार की सोशल मीडिया और मीडिया न्यूज लाइन थैंक यू। आप में से अरे पानी पिलवा दे यार। मालिक हमारी मीटिंग तो बढ़िया थी ना, क्योंकि तेरे से लेना पड़ता है। ठीक है लिखे दिल्ली में शानदार मीटिंग कर दो शुरू। पानी ना पानी तो मैंने ले लिया है। ब्रजेंद्र सिंह से शुरू करो। ब्रजेंद्र सिंह से ब्रजेंद्र सिंह जी अभी जैसा चोर साहब ने कहा कि भाई ब्रजेंद्र के साथ तो पहली बार ऐसा हुआ है, तो बहुत इस तरह के वो झटके बटके देख चुके हैं। तो आपको कैसा लगता है कि जिस तरह आप कांग्रेस में गए फिर आप टिकट वाला जो छोटा सा चोर साहब छोटा सा घटनाक्रम में तो बहुत बड़े घटना नहीं, मतलब इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सिटिंग एमपी होने के नाते मेरे को उम्मीद थी कि मिलेगी, तो किन्हीं कारणों से नहीं हुई। और वो कारण भी दिल्ली के नहीं है, प्रदेश की राजनीति के हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, आगे चलेंगे। आपने कहा है कि मुट्ठी खुलेगी और खुलेगी तो बहुत कुछ बह जाएगा, वो कौन बहेगा? ये वो समय के साथ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है अगले आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में। और बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे उजागर होंगी लोगों के सामने। फिलहाल इतना ही बहुत। मतलब ब्राइट फ्यूचर की आप मान के चल रहे कि भाई ये चीज़ें हो सकता है। कई बार कहते हैं भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। नहीं, वो तो देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने जो वहाँ बात कही सिर्फ वो कहने के हिसाब से नहीं कही थी। मेरे को वाकई इस चीज़ का बोध है कि मेरा राजनीति में प्रवेश और उसके बाद के 5 साल बड़े आसानी से निकल गए। तो मैं सही मायने में वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाया उस तरह से, राजनीति करने के हिसाब से। पार्लियामेंटेरियन होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक होने के हिसाब से शायद मैं उतना परिपक्व नहीं हो पाया। तो ये एक सीख है, इससे सीखेंगे और आगे चलेंगे। और मेरा इसीलिए मैंने कहा कि शायद मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बेहतर था कि छोटा सा एक ही झटका लग जाए, ताकि मैं आगे के लिए थोड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाऊँ और ये सोचना शुरू कर दूँ कि दुनिया जितनी सीधी और सरल दिखती है उतनी है नहीं। तो क्या लगता है कि जब लोकसभा चुनाव अब 25 मई को होंगे तो कांग्रेस के क्या आपको हरियाणा में क्या आशा? देखिए, हरियाणा में मैं काफ़ी समय से ये मानता आया हूँ कि हरियाणा में मैं सिर्फ 2 प्रदेशों की बात कर सकता हूँ जहाँ की मुझे थोड़ी जानकारी है, एक राजस्थान की और एक हरियाणा की। इन दोनों प्रदेशों में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का कांटे का है। हरियाणा में कांग्रेस आज के दिन निसंदेह भाजपा के ऊपर भारी है। सीटों की प्रेडिक्शन मैं नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार का माहौल है आज के दिन हरियाणा में कम से कम कांग्रेस भारी है। तो आप क्या मानते हैं? जैसे चोर साहब ने कहा 400 पार का झगड़ा कर रहे हैं, 200 भी नहीं आती, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए 400 की बात तो उन्होंने भी करना बंद कर दी। अब तो वो हिंदू मुसलमान पे चले गए दोबारा, सिर्फ एक फेज़ के बाद। एक फेज़ में करीब 20% सीटों की वोट डली थी, 102 सीटों की। उसी से आभास हो गया शायद उनका कि जो एक माहौल बनाने का प्रयास था, वस्तुस्थिति जो है ज़मीनी हालात जो है वो कहीं भी उसके आसपास भी नहीं है। तो 19 तारीख का जो पहला जो फेज़ था, 21 तारीख को ही भाषा बदल गई। तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। उससे निष्कर्ष सिर्फ एक ही लगाया जा सकता है कि जो सोच के बैठे थे, जो लोगों को बेचने की कोशिश की जा रही थी, एक चित्र जो लोगों को दिखाया जा रहा था, वैसा कुछ भी नहीं। 5 साल आप सांसद रहे,
नरेंद्र मोदी के साथ है बीजेपी में, कभी महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा हुई या मतलब किसी मीटिंग में मतलब सीरियस लेवल पे? नहीं, वो तो आपको पता ही है कि उसका जिक्र तो बीजेपी के मैनिफेस्टो तक में नहीं है, ना बेरोजगारी का है ना महंगाई का है। तो वो मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी 1.5 साल पहले 2 साल पहले पार्लियामेंट के ग्रुप्स बनाए थे हमारी पार्टी के, जिनका पार्लियामेंट के दौरान ताकि आपसी तालमेल थोड़ा बना रहे, सीनियर लीडर्स उसमें 2-3 थे हर ग्रुप में। तो बहुत वरिष्ठ नेता ने जब हम बैठे थे तो एक बात कही थी कि भाजपा के लिए बड़ी वोट जीतना तो आसान है, लेकिन छोटी वोट में जाके फिर हम फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ मुद्दे आ जाते हैं। तो उसी से समझ लें कि ये बेरोजगारी और महंगाई की बात इसीलिए नहीं होती कि बात करो हिंदू मुसलमान की, चीन की, पाकिस्तान की, G20 में हमारी जो अध्यक्षता थी उसकी, ताकि जो असली मुद्दे हैं जिनसे लोगों का रोज का वास्ता है उससे नजर हटी रहे। किशोर साहब ने कहा अभी जब मैं मुझे हमें बाहरी मानते रहे, आप तो चूंकि एंट्री ही आपकी बीजेपी में है, तो आपको लगा कि आप बाहरी हैं? नहीं, मैं तो जी मेरे ख्याल से चॉइस साहब से भी ज़्यादा भारी महसूस करता था जब वहाँ बैठा था तो मैं बहुत जल्दी असहज हो गया था वहाँ पे। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक दिन आपने उठाना जब आया था तब भी मैंने कहा था कि जो 370 की जब बहस हो रही थी उसमें जो भाषण दिए गए थे ना, मैं उससे बहुत परेशान हो गया। मेरे को तभी समझ में आ गई थी कि ये तो मामला ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सारे जो हमारे बड़े लीडर हुए हैं उनको किस प्रकार से तिरस्कृत किया गया पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन चलिए ठीक है, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद जो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसे आई जिसका संबंध सीधा सीधा देश, पहला मौका जब मेरे को वाकई ये था कि मैं छोड़ दूँ वो पिछली भारत जोड़ो यात्रा तो आधी गोली थी, मेरा उस समय मन हुआ था, लेकिन फिर मैं रुक गया। वही वाली बात की बाई इलेक्शन आएगा, चुनाव, उसकी वजह से मैं पीछे हट गया। किशोर साहब ने एक बार कहा था कि मैंने ब्रजेंद्र को यह कहा था कि तू स्टेट की पॉलिटिक्स कर, लेकिन ब्रजेंद्र का लगा नहीं पिताजी मैं तो ना पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में, तो देश सांसद चलाते। अब क्या लगता है आपको? नहीं, उसका जवाब ये देंगे क्योंकि मेरे को ये ध्यान नहीं कि मेरी इनकी ये बात कब हुई थी। हनुमान बेनीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो अमित शाह है सांसदों और मंत्रियों को लाभ मारते थे, धमकाते थे, जो सांसद होते थे, मंत्री होते थे। आप भाजपा में रहे हैं तो क्या ऐसा माहौल था वहाँ पे? भाई मेरी तो उनसे मुलाकात 2-3 पब्लिक फंक्शंस में हुई है, 1-to-1 मुलाकात मेरी ना मोदी जी से कभी हुई ना अमित शाह जी से। तो मैं ये कहूँ कि मैं क्योंकि 5 साल सांसद था और मैंने दरवाजे के पीछे क्या होता था वो देखा, तो ऐसा कुछ नहीं था। जयप्रकाश के लिए आप किस तरह से वोट प्रचार करेंगे? कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, कांग्रेस का उम्मीदवार हैं। एमपी साहब, चौधरी साहब ने तो आपको ये पूरे जो कार्यकर्ता सबको सौंप दिया, कार्यकर्ता में आज काफी रोष था टिकट कटने को लेकर, जो भी आप मतलब, तो आप ने संतोषजनक बातें कही, तो कैसे तालमेल बैठाएंगे इनको आक्रोश को आपके संतोष के बीच में? मतलब आपने कहा कि नहीं अपने राजनीतिक करियर शुरू करना फिलहाल। देखिए, आक्रोश भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो जन भावनाएँ होती हैं ये जब तक खुल के सामने ना आए तब तक सही तस्वीर भी आदमी को नहीं पता लगती। और ख़ास तौर पे आज जितने यहाँ लोग आए थे सारे, वो सब वो हैं जो मेरे पिताजी के बारे में बहुत पैशनेटली सोचते हैं, बहुत उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये भी पता होना चाहिए कि उनके मन में चल क्या रही है। लेकिन जैसे मैंने अभी कश्मीर जी को जवाब दिया था कि अब मैं राजनीति सोच समझ कर करूँगा, सारी दुनिया को मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की नज़र से नहीं देखूंगा, ग्रे का एरिया बहुत ज़्यादा है बीच में। जैसे कि अभी आपने बताया कि अमित शाह जी से 1-to-1 मिलना बड़ा उतना आसान नहीं था, मतलब तो जब एक सांसद होते हुए नहीं मिल पा रहा तो आम आदमी की पहुंच कैसे संभव? मतलब ना मैंने ये नहीं कहा मिलना आसान है या मुश्किल है, मैंने कहा मेरी मुलाकात 1-to-1 नहीं हुई, और उसका शायद कारण ये रहा कि मैंने मुलाकात की कोई इच्छा जाहिर नहीं की। अन्यथा तो हमारे एक लोकसभा क्षेत्र का ही है जो उनके पर्सनल स्टाफ में है, तो वो मेरे को जब भी सेशन चल रहा होता था मैं उसको जब भी क्रॉस करता वो मेरे को बहुत कहता था जी बैठे मिल लो, मैं हाथ जोड़ के आगे निकल लेता। चौधरी साहब, ट्रेन की का ये ठप्पा हट पाएगा या नहीं? छोटी सी ट्रेन की संसद जी को भी देंगे। ये आखिरी सवाल करना, फिर जवाब दूंगा। अभी पहले सवालों से शुरू
तो साहब मेरा एक सवाल है आपसे कि तीन बड़े राजनीतिक घराने, एक आप है, एक चौधरी बंसीलाल का परिवार है और एक चौधरी भजनलाल का परिवार, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने तो चुनाव लड़ने वाले परिवार थे और जीतने वाले परिवार में थे, तीनों को टिकट नहीं दिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये कोई पारिवारिक दृष्टि से टिकट ना देना या टिकट देना, मैं नहीं मानता। अब आप वैसे तो चौथा परिवार भी आपको याद करना चाहिए, जो तीन खड़े हैं, वो भी पूर्व उप प्रधानमंत्री का परिवार है, और एक और परिवार है पंडित भगवत दयाल शर्मा का, वो भी परिवार है। उनके भी इच्छाएं होती हैं। एक तो मेरे को पता है उनकी बेटी की बेटी है, बहुत इच्छुक है वो राजनीति में, और पंडित चिरंजीव लाल का देख लो, 4 बार के सांसद हैं उनके। तो पारिवारिक दृष्टि से किसी को टिकट देना ना देना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि बृजेंद्र सिंह सांसद, और वो भी हिसार से, और वो भी ऐसी स्थिति में जब सारी राजनीतिक जो सोच के जो लोग राजनीति को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि कंफर्टेबल राजनीति कहाँ रहेगी, वो सब बीजेपी। एक सांसद ऐसा भी है जिसने बीजेपी को छोड़ के और कांग्रेस की तरफ आने की बात करी, और वो भी सैद्धांतिक रूप से। और जो अभी एक सवाल था, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमित शाह जी से क्यों नहीं मिले जाए, जबकि वो तो नंबर 2 का पावरफुल आदमी है। तो ये वैचारिक बात है, और वैचारिक बात मेरे को भी ये नजर आता था कि थोड़ा बहुत फर्क होगा, जो विचारधारा है ये तो पहले से पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, और सबसे बड़ा फर्क ये है कि धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे देश को बांटने की अगर कोई राजनीतिक दल है, वो भी रूलिंग पार्टी, मैं ऐसी परिस्थिति में ये समझता हूँ कि देश के प्रजातंत्र को और देश का लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, वो क्या है भाई बताना? जन गण मन अधिनायक, डिक्टेटरशिप ऑफ द कॉमन मैन। यहाँ डिक्टेटरशिप की परिभाषा बदलने की कोशिश हो रही है। तो सब डिक्टेटर का जब जिक्र आता था, 2 जिक्र आते हैं, एक इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाई थी, एक नरेंद्र मोदी का था। जो विपक्ष कहता है कि ये बिल्कुल तानाशाह है। तो आपने दोनों के साथ 10 साल आप यहाँ रहे, पूरी आपकी राजनीति को, आप क्या मानते कि भाई डिफरेंस क्या है? देखिए, उस डिक्टेटरशिप को नहीं आप डिक्टेटरशिप कह सकते। वो ये था कि हाउ प्राइम मिनिस्टर इज प्रोमिनेंटली रूलिंग द कंट्री, मतलब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की एक छाप थी कि वो मजबूती से राज करती है। यहाँ मजबूती के राज करने के इरादे नहीं हैं। यहाँ तो संविधान को परिभाषित करना और प्रजातंत्र, लोकतंत्र की दशा कैसी हो, और लोगों के अधिकार, वो सारी चीजें, कितनी ऐसी हम बात आपको बोल सकते हैं जिससे ये बात झलकती है कि इन चीजों को, लोकतंत्र को खतरा संविधान को, ये बेसिक चीजें हैं जिससे कि आज़ादी को हम आगे अपनी 140 करोड़ का मुल्क हो, और दुनिया में जिसको हम ये कहें लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी। और हम इस चीज़ को मजबूत रखने के लिए, बेशक हम विपक्ष में भी हों, लेकिन विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। और कल अगर हमारी ये उम्मीद है कि जो इंडिया का जो गठबंधन है, वो जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा कि ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता लोग भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन की तरफ, या भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की जो प्रक्रिया है लोगों के मन में, वो चल रही है। वो कितनी स्पीड से चलेगी उतना ही उनका नुकसान होगा। तो सब चुनाव मंगलसूत्र पे लोग वोट डालेंगे, या जिस तरह आपने कहा कि डेमोक्रेसी ही खतरे में और संविधान भी खतरे में, तो लोग मंगलसूत्र या राम मंदिर जाएंगे, या मतलब इस तरफ जाएंगे? जो आप चलो, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं इसके बारे में सोच रहा था। एक गरीब आदमी है, ईमानदारी से बताता हूँ, मंगलसूत्र तो उनकी औरतों के गले में भी होता है,
लेकिन टिन का होता है, स्टील भी नहीं, टिन, वो मंगलसूत्र भी है। और ऐसे मंगलसूत्र भी हैं जो चांदी से बने हुए हैं, और ऐसे भी मंगलसूत्र है कि मंगलसूत्र नाम का सूत्र है, लेकिन ये सारी बातें कोई प्रधानमंत्री जैसा आदमी इन बातों के लिए, ये छोटी बातें हैं, इनका जवाब देना भी मैं समझता हूँ। क्या आप यानी एक चीज को सारे घुमा फिरा के उस चीज को ये है कि मुसलमान क्या गले में कुछ पहनते नहीं, लेकिन राजनीति में धर्म भी नहीं खत्म है। धर्म की व्याख्या को छोटा बना के प्रस्तुत करना ये किसी राजनेता का काम नहीं, प्रधानमंत्री का तो होना ही नहीं चाहिए। चौधरी साहब, आपने डिक्टेटरशिप की बात की, आपको 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, विजेंद्र जी का 20 साल का ब्यूरोक्रेसी का अनुभव है। आप लोगों को क्या समाधान नजर आता है? जब आप लोगों के पास समाधान हुआ तभी जनता के पास संभव हो सकता है। समाधान यही है, हम दो तो छोड़ के आ गए और आहिस्ता आहिस्ता लोग भी सोचेंगे। तो चौधरी साहब, अब आप कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, पूरे हरियाणा में करेंगे? नहीं, आप पूछ लो कहाँ टाल करनी है। मेरा सिद्धांत, एक और बात रोड ओवर की चंडीगढ़ की तरफ जाने के लिए उसमें रोडे थे, रोडे अपने वाले हैं, आउटर भी दोनों रोडे। अब ये जो है ना, ये आपने व्याख्या करनी है। मैंने तो रोडे बताए हैं, और मैं अब भी यही बात कह रहा हूँ कि मेरा एक ही मेरा सोच का हिस्सा है। मैं उसको कुछ हद तक, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं पूरे रूप से पूरा कर दूंगा, लेकिन हरियाणा के अंदर वर्कर को इनिशिएटिव लेना वो मैं कर सकता हूँ, और उस इनिशिएटिव से आम साधारण वोटर को अपने साथ जोड़ना, ये प्रक्रिया मैं सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात नहीं, असेंबली इलेक्शन तक इस पे मैं जोर दूंगा। और कम से कम 20-22 ऐसे हल्के हैं यहाँ, जिसको मैं मध्य हरियाणा बोल दो या कुछ बोल दो, यहाँ अब जैसे लोकसभा के 9 हल्के हिसार के 9 के 9 में कांग्रेस है ही नहीं। एक आदमी जो जीता था वो कांग्रेस को छोड़ गया, और वो भी जीतने की प्रक्रिया कैसी थी, क्यों थी? कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरह अपनी टिकट आखिरी वक्त में अपनी सोच के हिसाब से टिकट नहीं दी, वो भी एक कारण था कांग्रेस का जीतने का। तो यहाँ कांग्रेस को मजबूती देना इसलिए जरूरी है कि इस इलाके के अंदर हम अगर कांग्रेस को मजबूती देंगे तो यहाँ की जो राजनीतिक जो एक वैक्यूम है, वो वैक्यूम खत्म करना जरूरी है। और इसमें शैलजा जी का भी काफी योगदान हो सकता है, और रणदीप सिंह जी का भी अच्छा, क्योंकि वो भी इसी इलाके से हैं। और मैं ये भी कोशिश करूंगा, अब मेरी कितनी चलेगी वो मालिक को ज़्यादा पता है, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और इन सभी साथियों का, और मैं खुद, हम इकट्ठा जुड़ के चलेंगे तो कांग्रेस यहाँ सत्ता में भी आएगी और लोगों को उसका फायदा भी होगा। क्योंकि लोग अगर कांग्रेस के साथ, वैसे नहीं है आज कोई ये सोचे कि कांग्रेस वैसे ही बड़ी मजबूत हो रही है, ना, बीजेपी से लोग नाराज हैं। मतलब दुखी लोग कांग्रेस की तरफ। हाँ, दुखी तो नहीं, नाराजगी है, और नाराजगी भी इन एफिशिएंट गवर्नमेंट और पार्टी ने तो कभी कोशिश ही नहीं की। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आज लड़ने का उसके अंदर जज्बा नहीं, और जज्बा इसलिए नहीं, किसी का आज तक 10 साल में किसी का बच्चा कोई नौकरी नहीं लगाया। कार्यकर्ता का बच्चे का कार्यकर्ता कोई साधु संत तो है नहीं कि सिर्फ आपकी सेवा में लगा हुआ है, परमात्मा हो आप। पॉलिटिकल कार्यकर्ता ये चाहता है कि मेरी पहचान बने सामाजिक रूप से, प्रशासन में मेरे को जाना जाए कि मैं कार्यकर्ता हूँ, और इसके साथ साथ मुझे जिनसे मैं जुड़ाव रखूँ उनसे मैं ये तो जैसे कि यार तेरे को थाने से छुटवा के लाया था भाई, मैंने तेरे ट्रांसफर कराया था, मैंने तेरी नौकरी में मदद की। इस ये नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आप टोटल बीजेपी के जो हमारे से, हम तो फिर भी बाहरी है, जो अंदरूनी है उनकी हालत ये है, इसलिए कमजोर है। और दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल कमजोर हो गए।
आज क्षेत्रीय दल का कोई लोगों में ये शौक नहीं है कि हम इनको वोट डाल दें। तो इसलिए कांग्रेस ही एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसको लोग ये समझते हैं कि इनके साथ जुड़ो, राज बदलो और कांग्रेस को सत्ता सौंपो। और कांग्रेस ने भी जो प्रॉमिस किए हैं या आगे असेंबली में जो अपना घोषणा पत्र लेके आएगी, उन चीजों पे भी लोगों की निगाह रहेगी कि भाजपा में नेता को भी एक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है, तो आपने ये 10 साल काटे क्यों? बस मैं यही कह रहा हूँ कि ये काटते काटते 10 साल लग गए। चौधरी साहब, आपने नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का गुरु मंत्र दिया था, क्या वो आपका दिया हुआ गुरु मंत्र अब भी नायब सैनी को काम आएगा? मैं ये कहता हूँ कि मेरी अगर ये पहले ही मान लेते ना, नायब सैनी से पहले वाले मुख्यमंत्री भी मान लेते, तो मेरा यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वर्कर को जान डालो वर्कर में, और फिर वर्कर लोगों को आपको के साथ जोड़ेगा। दोनों काम नहीं हुए, और नहीं हुए इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी जो हमारे क्या नाम खट्टर साहब, उनको कहा, मैंने कहा खट्टर जी 2 चीजें हैं मेरे मन में, आप एक चीज लोगे तो एक बात है, नहीं लोगे तो कहने लगे क्या? मैंने कहा एक तो चीज है आपकी विचारधारा, उसका अगर सिर्फ प्रचार करना है तो तीसरी टर्म आपको नहीं मिलती। और अगर एक साल पहले की बात है, या इस विचारधारा को 1 साल के लिए रख के आप चुनावी विचारधारा में आ जाओ, पॉलिटिकल हो जाए, हाँ तो तीसरी बार मौका लग सकता है बीजेपी का और आपका। तो मेरे को बात में अच्छा एक मिनट लेट मी कंप्लीट। ये बात करते करते 2 मिनट के बाद सोच के कहने लगे ऐसा चौधरी साहब एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कि दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। अब बताओ, मतलब चोपड़ी और दो ऐसे नहीं होता, और वही हुआ। चौधरी साहब आप ने निशाना साधा है टिकट न मिलने पर वीरेंद्र परिवार ना घर का ना बाहर। कौन कह रहा है? अब तो दुष्यंत से पूछ लो आप कहाँ के रहे हो। चौधरी साहब आप राजनीति का आपको ज्योतिषी कहते हैं, तो क्या भविष्यवाणी रहेगी अब? मेरी भविष्यवाणी भी यही है कि 1 महीना है चुनाव, 1 से भी ज्यादा है, मतलब लास्ट जो है 1 तारीख को है ना, हाँ 1 जून तक निराशाजनक स्थिति जिस वोटर के मन में है, वो किस तेजी से अपने कदम बढ़ाता है दूसरी तरफ, वो वोटों की गिनती का और सीटों की गिनती का निर्णायक भूमिका वो अदा करेगा। तो सब सत्तावन नेता कहते हैं कि वही कांग्रेस है और कांग्रेस भी वही है, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? ज्यादातर टिकटें उन्हीं के अनुशंसा पे दी गई है। नहीं, इनकी बात आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो पावरफुल नेता अपने आप को समझते हैं हरियाणा के अंदर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मैं ही हूँ और मैं ही कांग्रेस हूँ, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? किसने कहा? किसका नाम ले फिर बताओ। कब कहा? तो बोला कितनी बार आ चुका है? ऐसा नहीं, मैंने बता दिया कि नई सड़क बनने लग रही है, 152D थी ना, ये क्या था? 152D। हाँ हमारी भी बन रही है, एक बन रही है 65D टू चंडीगढ़। मतलब मेरे देहात से D फॉर देहात और C फॉर चंडीगढ़, D से C पे जाएगी, और तो कम से कम 65 लोग कांग्रेस तो ड्राइविंग सीट पे ब्रजेंद्र सिंह हो गया चौधरी। क्या आपने देखो अभी मैं एक अच्छा और देखो दोबारा बेल्ट बंद दिया आपको मैं एक मिनट मेरी सुन लो, फिर बेल्ट की भी नहीं, इसी में सप्लीमेंट कर दूं कि आपने कहा था राजनीति से संन्यास। राजनीति सरकारी नौकरी नहीं है कि भाई आप 60 के बाद नहीं करते। अब मैं इनका जवाब दूं। आपको पता है भूपेंद्र सिंह मेरी बुआ का लड़का है, और भूपेंद्र सिंह से बड़े थे जोगिंदर सिंह, उनके भाई, वो मेरे दोस्त भी थे और भाई तो था ही, बुआ का लड़का। उनकी डेथ हो गई तो 13वीं पे गए हुए थे सारे, हरियाणा भर से नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बहुत लोग आए, बड़े बड़े नेता आए। तो मेरे जो फूफा जी हैं चौधरी रणधीर सिंह, वो कहने लगे वीरेंद्र तू मेरे पास बैठ जा। मैं बैठ गया। वो जब
जो भी आता था वो कहता था है भाई, तुम कहते थे रणवीर सिंह चीफ मिनिस्टर ने बनाया, मेरा बेटा बन गया, मेरा बेटा बन गया, अब समझ लो। ठीक है, थैंक यू।